हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूस्टर बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमारी एक सेल ऑर्गेनेली के ऊपर है। अब इस सेल ऑर्गेनेली का एक बहुत ही मेन फंक्शन है कि ये हमारे सेल का पावर हाउस है। अब हम लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारे कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है। ठीक है, अगर घर में कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती तो हम कहाँ कॉल करते हैं? पावर हाउस में कॉल करते हैं। और जो हमारा पावर हाउस है उससे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो हमारे घर के जितने भी जो पानी है या कोई एसी अप्लायंस वगैरह हमें चलाना है तो वो सारा हमारा इलेक्ट्रिसिटी से होता है। सिमिलरली अगर सेल को कोई काम करना है तो उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, बिकॉज जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो उस सेल का क्या है? पावर हाउस है। और सेल को एनर्जी देने के लिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके पास एक एनर्जी करेंसी होती है। वो किस फॉर्म में उसे देता है एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में सेल को एनर्जी देती है। और हमारे जो ये हमारी सेल ऑर्गेनेली है ये एरोबिक यूकैरियोट्स में होती है। जो हमारे एरोबिक यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ये सेल ऑर्गेनेली होती है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और क्रेब्स साइकिल जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस करते हैं उनके अंदर ये हम लोगों को बहुत हेल्प करती है। और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पहली बार जिसने ऑब्जर्व किया था वो थे हमारे साइंटिस्ट एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। उन्होंने 1857 के अंदर इसको मसल सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था और उस टाइम उन्होंने इसे ग्रेन्यूल्स का नाम दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद इस टर्म को, जो हमारी टर्म है ग्रेन्यूल्स, इनको चेंज करके इसको नाम दिया गया बायोब्लास्ट, जिसका मीनिंग होता है लाइफ जर्म्स। ठीक है, और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसको पहली बार जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था रिचर्ड ऑल्टमैन। उन्होंने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया का पहला स्ट्रक्चर हमें दे दिया था। उसके बाद जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है उसको किसने दिया था? हमारे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने 1898 में, यानी कि जब हमारे रिचर्ड ऑल्टमैन ने उनका फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया उसके 12 ईयर्स बाद हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें क्या दिया? 12-14 ईयर्स के बाद हमें ये जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया वो दी। और जहाँ पे माइटो उसका मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन, यानी कि एक ऐसा ग्रेन जिसमें थ्रेड्स वगैरह प्रेजेंट हो। ठीक है, अब ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये किस में एब्सेंट होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोट्स या फिर जो हमारे एनारोबिक यूकैरियोट्स होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेस नहीं होते हैं, उनमें ये एब्सेंट होता है। अब हमारे पास जो ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल की सेलुलर और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे सेल में कितनी ज़्यादा सेलुलर और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उनके बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं भी। अगर सेलुलर एक्टिविटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, अगर कम है तो कम हो रहेंगे। ठीक है, और हमारे जो ये एटीपी है मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा एटीपी है ये हमारा सेल की एनर्जी करेंसी है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं किसके कंपैरिजन में? जो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स होते हैं और एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स और नॉन ग्रीन प्लांट सेल के कंपैरिजन में हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी सेल में पोजीशन का है। अब हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया की पोजीशन है वो डिपेंड करती है कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसी है और हमें इतने अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। अब हमारे जो अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसमें कोई स्पेशलाइज जगह नहीं होती किसी चीज़ की, उन सेल्स में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइटोप्लाज्म में बहुत ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारे एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सेल्स हैं वो कहाँ? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है।
और जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पिंडल के अराउंड, जो हमारा स्पिंडल होता है उसके अराउंड लाई करता है। बाद में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो सीली और फ्लैजिला के केस में बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में होता है, बिकॉज मूवमेंट के लिए जो सीली और फ्लैजिला उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे मसल फाइबर्स की, उन केस में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो मतलब वो एक रो बनी होती है ना, उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि वो लाइट बैंड्स और कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स के बीच का जो रीजन होता है उस एरिया में हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की पोजीशन। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं बता। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है वो जनरली जैसे सॉसेज या सिलेंड्रिकल आउटलाइन होती है इसकी, और इसकी जो लेंथ होती है वो 1.0 से लेके 4.1 म्यूमीटर तक वेरी करती है, और इसका जो डायामीटर होता है वो 0.2 से 1 म्यूमीटर तक वेरी करता है। लेकिन जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर हमें 60 to 70% प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, 25 से 35% हमें लिपिड्स देखने को मिलते हैं, इसमें 5 to 7% हमें RNA देखने को मिलता है और DNA भी हमें देखने को मिलते हैं, और कुछ क्वांटिटी में हमारे मिनरल्स, ग्रैन्यूल्स, कैल्शियम फॉस्फेट, मैंगनीज, ये सब हमें देखने को ट्रेसेस इनके मिलते हैं। सो ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल कॉम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की, जिसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब हम सबको क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर हमें 2 मेम्ब्रेन्स और 2 चैम्बर्स देखने को मिल रहे हैं। ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हमें जो बाहर में हिस्सा देखने को मिल रहा है ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की मेम्ब्रेन है। तो सो वी हैव 2 मेम्ब्रेन्स, एंड मैंने अभी बोला 2 चैम्बर्स भी है हमारे पास, एक आउटर चैम्बर होता है और एक इनर चैम्बर होता है। ठीक है, अब हमारा जो आउटर चैम्बर है वो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी शेप को बना के रखता है, और जो हमारा इनर चैम्बर है वो है हमारा मतलब मैट्रिक्स जो है वो इनर मेम्ब्रेन्स, जो हमारा मैट्रिक्स है वो एक इनर चैम्बर की तरह वर्क करता है। ठीक है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा तो उसका जो हमारा सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, और ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है ये बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है। ये परमिएबल किस वजह से होती है, बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग पोरीन्स या फिर मिनट पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो लिपिड की सिंथेसिस के लिए इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन्स के केस में बहुत ज़्यादा पुअर है एज कम्पेयर टू हमारी इनर मेम्ब्रेन। हमारी इनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी इनर मेम्ब्रेन की। अब हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ मेटाबोलाइट्स के लिए ही परमिएबल होती है। अब हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो तो बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के लिए परमिएबल थी, लेकिन हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ मेटाबोलाइट्स के लिए परमिएबल है। हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है वो कार्डियोलिपिन में बहुत ज़्यादा रिच होती है, उसमें कार्डियोलिपिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उसे आयंस के लिए इम्पर्मिएबल बनाती है, जिससे हमारी ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो आयंस को अंदर आने नहीं देती है। नेक्स्ट है हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें जो 70 to 75% कंटेंट है वो प्रोटीन्स का है, यानी 70 to 75% प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। अभी हमारी जो क्रिस्टे होती है ये सेल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है।
अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं कि जो हमारे इनर मेम्ब्रेन या और जो क्रिस्टे होते हैं उनमें कुछ छोटे टेनिस के रैकेट जैसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। और वो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं? F0 और F1 पार्टिकल्स, या इसे हम ऑक्सीजोन्स भी कहते हैं। अभी हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इनके पास एक हेड होता है, स्टॉक होती है और एक बेस होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर F0 F1 पार्टिकल्स। जो ये हमारा अपर वाला रीजन है ये है हमारा हेड एरिया, ठीक है। जो ये बीच में आपको लॉन्ग सी नेक दिख रही है दैट इज अ स्टॉक एरिया, एंड ये नीचे हमारा बेस पोर्शन है। सो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा F1 पोर्शन है और ये नीचे F0 पोर्शन है, ठीक है। अभी हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ये ATPase होते हैं। ATPase का मतलब है ये एंजाइम्स होते हैं जो ATP की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग, ठीक है। और क्या होता है कि जो हमारा ये हेड और स्टॉक पोर्शन है ये दोनों क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? हमारे F1 पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन जो हमारा ये बेस पोर्शन है ये हमारा कौन कंसिस्ट करता है? F0 पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इन F0 पार्टिकल्स में हमारे पास एक रोटर होता है या फिर एक स्टेटर होता है। अब ये जो रोटर और स्टेटर के बीच में एक चैनल होता है जो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोटॉन्स की, क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स इसके बीच में से एक्सचेंज होते हैं, उनका एक पैसेज होता है जिसमें प्रोटॉन्स मूव कर सकते हैं। और ये हमारा जो स्टेटर होता है ये हमारे हेड रीजन से एक आर्म के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ प्लेसेस पे जो हमारी इनर मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो दोनों एक साथ कांटेक्ट में आती है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन साइट्स या एडेशन साइट्स भी बोलते हैं भी, जहाँ पे हमारी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन इकट्ठे आती है। अब हम बात करते हैं हमारे आउटर चैम्बर की और इनर चैम्बर की। ये जो दोनों चैम्बर्स हैं ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का एनवेलप की तरह एक एनवेलप फॉर्म करते हैं, ठीक है। आउटर चैम्बर जो है ये किसके बीच में लाई करता है? ये हमारा इनर और आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में ये हमारा आउटर चैम्बर क्या है? लाई करता है। और इसमें बहुत सारे या कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इनर मेम्ब्रेन की। जो ये हमारा इनर चैम्बर जो इनर चैम्बर है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का कोर है, मतलब जो बेस होता है, कोर होता है, वो हमारा क्या है? इनर चैम्बर है, ठीक है। इस इनर चैम्बर में क्या होता है? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। उस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, RNA प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स और TCA साइकिल के, अमीनो एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड्स, मेटाबोलाइट्स, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट होती हैं। और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो राइबोसोम्स का जो वो होता है वो 70S होते हैं, राइबोसोम 70S में प्रेजेंट होते हैं, 55 से 70S की उसमें प्रेजेंट होते हैं। और 70S की हम लोग डिवीजन तो हमें पता ही है, दैट इज 50S प्लस 30S। अब हम बात करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस की, जो हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहला तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये एनर्जी रिच ATP इसमें प्रेजेंट होता है, जो ATP माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, बाहर आता है, और बहुत सारे जो प्रोसेसेस जो सेल में करवाने होते हैं, जैसे मसल की कंट्रैक्शन है, नर्व इम्पल्स है, बायोसिंथेसिस है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, सेल डिवीजन है, मूवमेंट है, इन सब चीज़ों को, जो ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं इनको करवाने के लिए ATP चाहिए रहती है। और वो ATP हमें कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। दूसरी बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है किसकी सिंथेसिस के लिए? कुछ जो बायोकेमिकल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, क्राइटोक्रोम्स, पिरिमिडीन, स्टेरॉइड्स, एल्कलॉइड्स, इन सब की सिंथेसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है। अब हमारा जो मैट्रिक्स या जो इनर चैम्बर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें एंजाइम्स होते हैं किसकी सिंथेसिस के लिए? फैटी एसिड्स या एंजाइम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस करने के लिए। और ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये फैटी एसिड्स की इलॉन्गेशन के लिए भी चाहिए रहते हैं,
जो हम लोगों को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे जो बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो जो पहला हमारा एमिनो एसिड बनता है वो कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड्स। अब ये जो दोनों एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इनकी सिंथेसिस किससे होती है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से होती है। ठीक है, जो दूसरे अमीनो एसिड्स हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांसएमिनेशन से, या फिर जो हमारा NH2 अमीनो ग्रुप है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से, किससे, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड से। जब हम लोग NH2 ग्रुप का ट्रांसफ़र करते हैं तो उनसे हमारे बाकी जितने अमीनो एसिड्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है या प्रोडक्शन होती है, लेकिन जो हमारे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है इनकी सिंथेसिस हमारे जो फर्स्ट फॉर्म हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के। अब हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैल्शियम को स्टोर भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है जब जब उसे ज़रूरत होती है। अगर उसे कैल्शियम की ज़रूरत है तो वो स्टोर करेगा और अगर नहीं है तो उसे रिलीज भी कर देगा। नेक्स्ट है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया उसे अपनी मदर से मिलता है, कि जो मदर, अगर एक बेबी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है सेल्स में तो वो उसे उसकी मदर प्रोवाइड करती है, यानी कि मदर से वो इनहेरिटेंस आ रही है, मदर वो उस बच्चे को माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रही है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।